गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे पदबंध के बारे में। इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं पदबंध। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पद को बांधने वाला। अब शुरुआत बिल्कुल शुरू से हम लोग देखेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण आपने पढ़े हैं प्रारंभिक कक्षाओं में, वर्ण से आपके पढ़ने की शुरुआत हुई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपने अ इ ई उ सब पढ़ा हुआ है और क से ज्ञ तक सारे व्यंजन होते हैं। व्यंजन स्वरों का समूह शब्द बनाता है, शब्द की रचना करता है। और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो, निरर्थक ना हो कि कुछ भी हमने शब्द बना लिया, शब्द कहते हैं। जैसे कमल, राम। यदि हम कमल बनाए से कलम बन सकता है। अगर हम कहें मलक तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सार्थक का तात्पर्य है जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक पर विशेष ध्यान। अब ये तो था शब्द की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि पद किसे कहते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो वो शब्द न रहकर पद बन जाता है, अर्थात शब्द अपना अस्तित्व खो देता है और वाक्य में प्रयोग होने पर वो पद बन जाता है। यदि हम कहें कि कमल, तो ये एक शब्द है, संज्ञा है, फूल का नाम है, एक वचन है। और यदि हम कहते हैं कमल का रंग लाल है, तो कमल का हमने वाक्य में प्रयोग कर लिया तो वो क्या बन गया? वो शब्द नहीं रहा बल्कि वो पद बन गया। अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को, अर्थात जो हमने वाक्य बनाया है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, अर्थवान वाक्य है, तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पदबंध की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था, जब पद किसी बंधन में बंध जाता है तो वो पदबंध कहलाता है। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को, जो एक ही पद का काम करता है, पदबंध कहलाता है। और इजीएस्ट वे में देखते हैं, सरल रूप में देखते हैं, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, शब्द की बात हो रही है लेकिन वाक्य में आ गए तो इसलिए उनको पद से संबोधित किया जा रहा है। परस्पर संबद्ध होकर आपस में जुड़कर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, वे क्या कहलाते हैं? पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। अभी आपको और स्पष्ट हो जाएगा जब हम आपको उदाहरण देंगे। एक उदाहरण हमने दिया है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, विशेष ध्यान देंगे, जीत गया। तो अंडरलाइन कहां तक है इसमें? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। दूसरा उदाहरण है, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तीसरा उदाहरण है, अंडरलाइन कहां तक किया है इसमें? दूसरे उदाहरण में अत्यंत से लेकर परिश्रमी तक। तीसरा उदाहरण है, नदी बहती चली जा रही है। कहां तक अंडरलाइन किया है? बहती चली जा रही है। नदी कल कल करती हुई बह रही थी। अंडरलाइन किया है, नदी कल कल करती हुई। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द पदबंध हैं। जितने भी हमने आपको वाक्य दिखाए हैं जिसमें अंडरलाइन किया हुआ, ये सारे पदबंध हैं। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें ऐसे ही अंडरलाइन किए हुए वाक्यांश मिलेंगे। अब पहला पदबंध देखते हैं, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। अब देखिए इसमें 5 शब्द हैं। सबसे 1 नंबर, तेज 2, दौड़ने वाला, दौड़ने 3, वाला 4 और छात्र 5 पद हैं। पद क्यों हो गए? क्योंकि ये वाक्य में समाहित हो गए, वाक्य में मिल गए, किंतु वे मिलकर एक ही पद
अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। किसके बारे में बताया जा रहा है? छात्र के बारे में बताया जा रहा है। तो ये संज्ञा पदबंध हुआ। और नीचे भी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। ये लड़की, दूसरा उदाहरण क्या है? ये लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी कितने पद हैं? 1 2 3 4, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। लड़की की खासियत क्या है? कि बहुत सुशील है और परिश्रमी है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखेंगे। नदी तीसरा, नदी बहती चली आ रही है। इसमें अंडरलाइन क्या है? बहती चली आ रही है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। बहती चली जा रही है, आप गिनेंगे पूरे 5। तो ये मिलकर एक ही पद का कार्य कर रहे हैं, अर्थात क्या बता रहे हैं? क्रिया के बारे में बता रहे हैं। चौथा उदाहरण क्या है? नदी कल कल करते हुए बह रही है। कैसे बह रही है नदी? कल कल की ध्वनि करती हुई बह रही है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। तो ये किसका काम कर रहे हैं? क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। इसमें एक से अधिक पद होते हैं। ये आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि उनमें एक इकाई बन जाती है एक। और तीसरा है, पदबंध किसी वाक्य का अंश होते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्रेज कहते हैं। इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते। ये अपने मन में स्पष्ट करना है कि ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते, बल्कि वाक्य के टुकड़े हैं, वाक्यांश हैं, किंतु निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक हैं। अब मुख्य विषय पर हम आते हैं, पदबंध के भेद। संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध। पदबंध को पहचानने के लिए आपको संज्ञा का भी ज्ञान जरूरी है, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का और अव्यय का। तो पहले पर हम आते हैं संज्ञा पदबंध। संज्ञा की परिभाषा में क्या कहती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो स्पष्ट है, आपको बचपन से पढ़ना है संज्ञा की परिभाषा। तो वो पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का काम करें, संज्ञा पदबंध कहलाता है। अर्थात पदबंध का अंतिम अथवा शेष शब्द यदि संज्ञा है और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित है, उस पर डिपेंड है, तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब आपको एक उदाहरण देंगे तब आपको स्पष्ट होगा। कोई कठिन नहीं है कि आप सोचिए इतनी बड़ी बड़ी परिभाषा है, इसमें हम कैसे करेंगे। पहला उदाहरण हम देखते हैं। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। जब हमको क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन करके मिला तो हमको कितने पद मिले अंडरलाइन करके? 4 ताकतवर मजदूर। हमने रेड पेन से इसको सर्कल कर रखा है। मजदूर इसका अंतिम पद है। अंडरलाइन जो किया हुआ हमको मिलेगा पेपर में, उसका अंतिम वर्ड, अंतिम शब्द क्या है? मजदूर। इसको शीर्ष पद भी कहते हैं। शेष पद कहें या अंतिम पद कहें, मजदूर है। तो मजदूर क्या है? संज्ञा है। तो हमको पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। मजदूर देखते ही हम पहचान लेंगे कि मजदूर संज्ञा शब्द है। तो हम क्या लिखेंगे? संज्ञा पदबंध। दूसरा उदाहरण है, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। कितने पद दिए इसमें? राम ने लंका के राजा रावण, 5 पद हैं इसमें। और इसमें अंडरलाइन कर रखा है, सबको एक पद में बांध के रखा है। अंतिम शब्द क्या है इस पदबंध का? रावण। रावण क्या है? संज्ञा है। हमने शीर्ष पद देख लिया कि क्या है? रावण है, और हम तुरंत लिख देंगे संज्ञा पदबंध। कोई भी पहचानने में हमको दिक्कत नहीं। तीसरा उदाहरण है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अंडरलाइन करके हमको क्वेश्चन पेपर में क्या मिला? अयोध्या के राजा दशरथ। 4 पद हैं इसमें। अयोध्या 1, के 2, राजा 3 और दशरथ 4। लास्ट शब्द क्या है इसका? अंतिम शेष पद क्या है? दशरथ। तो दशरथ, राजा दशरथ क्या हुआ? नाम है और ये संज्ञा है। तो हमारे लिए क्या हुआ? ये संज्ञा पदबंध। बिल्कुल क्लियर है आपको?
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम कोई भी वाक्य आएगा उसका अंतिम शब्द जो हमको अंडरलाइन करके मिला है उसको हम शीर्ष पद भी कहते हैं, देखेंगे और फट से तुरंत डिसाइड कर लेंगे कि ये संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम पदबंध वो पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। सर्वनाम की परिभाषा भी आपको मालूम होनी चाहिए कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि बार बार हम संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बार बार नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए सर्वनाम पद शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पर वाक्य में सर्वनाम का कार्य करते हैं पदबंध, वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। अब देखिए उदाहरण, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने, अब आपने मतलब कोई व्यक्ति है यहाँ पर जिसका नाम नहीं है लिया गया यहाँ पर, तो संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आपने है अंतिम, इस वाक्य का अंतिम पद या शीर्ष पद आपने है। आपने नाम है और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, सर्वनाम पदबंध। दूसरा उदाहरण क्या है, शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ, नाम नहीं लिया गया उसमें, अंतिम पदबंध शीर्ष पद क्या है इसमें, कुछ, और कुछ सर्वनाम है। तुरंत हमने पहचान लिया इसको कि कुछ सर्वनाम है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि सर्वनाम पदबंध। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, कोई किसी का नाम नहीं लिया गया है यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ इकट्ठी है, तो कोई क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया गया शब्द है, तो हम तुरंत क्या लिख देंगे, सर्वनाम पदबंध। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। अब हम आते हैं क्रिया पदबंध पर। उम्मीद है आपको दो पदबंध सॉल्व करने के बाद ही समझ में आ गया होगा कि आगे हमें क्या करना है। वो पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना, क्रिया आप जानते हैं, जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं, वो क्रिया कहलाते हैं। किसी भी वाक्य में जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, आपने क्रिया की परिभाषा पढ़ रखी है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र क्रिया बनती है। देखिए नीचे उदाहरण, वह बाजार की ओर आया होगा। अंडरलाइन हमको कहाँ करके मिला है, आया होगा, तो निश्चित रूप से कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, आया होगा क्रिया पदबंध है। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन करके मिला है हमको ये वाक्य, दिखाई दे रहा है अर्थात क्रिया पदबंध है। ऐसे ही तीसरा वाक्य है, सुरेश नदी में डूब गया, क्रिया पदबंध है, अंडरलाइन करके मिला है। बिल्कुल निश्चित रूप से आपको वर्ब क्रिया सब समझ में आ रहा होगा और आप निश्चित रूप से इसको लिख देंगे क्रिया पदबंध। विशेषण पदबंध वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। विशेषण आपने पढ़ रखा है, विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर होता है। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और क्रिया विशेषण उनको कहते हैं वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पदबंध का शेष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों, उसी पर डिपेंड हों, तो वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, तेज चलने वाली गाड़ियां, हमको अंडरलाइन करके कितने शब्द मिले, तेज चलने वाली, उसके बाद क्या आ गया, गाड़ियां। गाड़ियां क्या है, नाउन है, संज्ञा है, इसकी विशेषता क्या बता रहे हैं, गाड़ी की विशेषता क्या है, तेज चलने वाली, तुरंत आप लिख देंगे विशेषण पदबंध। दूसरा उदाहरण है, उस घर के कोने में बैठा हुआ, उसके बाद क्या है, जितना हमको कितने पद मिले यहाँ पर अंडरलाइन करके, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके तुरंत बाद क्या आ गया, आदमी। ये सारी विशेषता किसकी है, आदमी की। आदमी क्या है, नाउन है, संज्ञा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे तुरंत, विशेषण पदबंध। अव्यय पदबंध वो पदबंध
जो वाक्य में अव्यय का कार्य करें, अव्यय पदबंध कहलाते हैं। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। अव्यय हमने आपको समझाया था, अव्यय भाव समास में समझाया था कि जिन शब्दों में काल के अनुसार कोई भी काल हो, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। तो अपने सामान के साथ वह चला गया, अंडरलाइन करके हमको क्या मिला है, के साथ, दो पद हैं इसमें। अपने सामान के साथ वह चला गया, अपने के साथ में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अव्यय कहलाता है। तो ये अव्यय पदबंध है। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, सुबह से शाम तक अंडरलाइन करके मिला, हमको रेखांकित करके मिला है। तो सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, अव्यय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। काल के अनुसार सुबह से शाम तक बैठा रहा होगा, बैठा रहा था। तो इन शब्दों में कभी, जिन शब्दों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता काल के अनुसार, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो ये अव्यय पदबंध है। इसके अलावा एक जब आप क्रिया विशेषण पदबंध भी आता है कि अगर हमने लिखा एक वाक्य, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, अंडरलाइन हमने क्या किया, घोड़ा बहुत तेज, तो क्या हुआ, ये तेज दौड़ता है, धीमे दौड़ता है, ये कौन सा हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध। उम्मीद है आपको पदबंध समझ में आए होंगे, कोई भी कठिन नहीं है। जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ें, कोई वाक्य पढ़ें, जहां पर अंडरलाइन की हुई है, उसका अंतिम पद जरूर पढ़ें। तो अंतिम पद जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्रिया विशेषण है, संज्ञा पदबंध है, कि वो सर्वनाम पदबंध है। इसके लिए थोड़ी सी आपको ये जानना जरूरी है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है, क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, क्रिया विशेषण किसको कहते हैं और विशेषण किसको कहते हैं। अव्यय हमने आपको बहुत स्पष्ट कर दिया कि जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, अ प्लस व्यय, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। तो इस तरह से आप पहचान लेंगे कि जैसे इसमें आखिरी उदाहरण में हमने के साथ और सुबह से शाम तक दिया हुआ है, वो अव्यय पदबंध है। तो ये थे पदबंध, फ्रेज इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, और बहुत आसान है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा और पहचानना इसको कोई भी कठिन नहीं है। तो आज हमने पढ़ा पदबंध।